फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस में स्वागत करते हैं। और कल हमने पढ़ा था लक्ष्य गोल्स के विषय में, जिसके विषय में हमने आपसे कहा था कि ये क्या है, मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। मतलब हमने मूल्यों को भी पढ़ा इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है ना। और लक्ष्य अनेक होते हैं और हमने बताया था कि जितने अधिक स्पष्ट होते हैं आपके लक्ष्य, उतने ही जल्दी आपको ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक छोटी सी बात करूंगी कि भाई आज हम जो है पढ़ेंगे निर्णय के विषय में। ओके, निर्णय के विषय में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं इतना कहना चाहूँगी कि भाई इतना ख़राब मैं पढ़ाती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर तक करना उचित नहीं समझते हो, ठीक है ना। और फिर क्या ही कहूँ मैं, मतलब इतना है मैं परेशान हूँ आप लोगों से कि अगर बोलो नहीं तो आप लोग कुछ करते ही नहीं हो। अब मैं रोज़ पढ़ाती हुए चली जाती हूँ, ध्यान ही नहीं रहता, लास्ट में जाके बोलती हूँ। कुछ बच्चे लास्ट तक वीडियो तक नहीं देखते, तो वो उन्हें क्या पता हमने क्या बोला है, ठीक है। तो भैया अगर क्लास देख रहे हो, अगर आपको आपके लिए कंटेंट कहीं भी थोड़ा भी काम आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए। भाई आपके ऊपर ही तो हम यहाँ पर जिंदा हैं, नहीं तो कौन हमें यूट्यूब पर जानेगा, ठीक है ना। तो भाई अपना फ़र्ज़ निभाते रहिए, हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, वीडियो को शेयर करते रहिए। हम भी अपने अपने हिसाब से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जितना हो सकता है उतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ जो मैं कर सकती हूँ वो मैं आपको पूरा कर रही हूँ। जबकि आप ही लोगों के कमेंट है कि कंटेंट जो भी कोचिंग वाले बोल तो कुछ रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन उनके ऐप पर जाओ तो 2000-3000 से नीचे फीस नहीं है। हम यहाँ पर फ्री में बिल्कुल पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप लोग इतना काम नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो भाई कल हमने स्तर भी पढ़ लिए थे। परंपरागत परिवर्तनशील स्तर किसने बताए थे? क्रॉस एवं कैंडल ने बताए थे। निकेल एवं डॉसी ने भी 3 बताए हैं। तो हमने बात कर ली थी इन सब चीज़ों की। आज हम पढ़ेंगे निर्णय प्रक्रिया को। भाई जिसको पढ़ना है ये सब, वो पिछली वीडियो को देख लें। बिल्कुल क्रम में क्लास चल रही हैं, बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है हमारा, मतलब कंप्लीट ही समझ लो। देखो हम क्या सोच के चल रहे हैं, मैं ये सोच के चल रही हूँ कि मैनेजमेंट में टॉपिक तो कम से कम 42 हैं, ठीक है। 42 मतलब 42 के अराउंड तो है ही हैं, लेकिन 20 टॉपिक ऐसे मैं मानती हूँ जहाँ से टीजीटी पीजीटी में प्रश्न आते हैं। या 20 बहुत गया तो 25, बहुत ही मतलब कोई क्वेश्चन कहीं से निकाल दें अगर तो मैं वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट वाले आपको सब कराऊंगी। जैसे कि फर्नीचर हो गया, ओके, जैसे कि वर्क सिंप्लीफिकेशन हो गया, और ये जो बेसिक आता है ना आपका मूल्य, लक्ष्य, स्तर, निर्णय की प्रक्रिया और आपकी चरण, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन पढ़ा चुकी हूँ। तो इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पर सब पढ़ाऊँगी आपको। तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो टीजीटी पीजीटी में आ रहा है, पूरा मैंने देख लिया है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी में बने हुए हैं, कि मेरा काम यही है, ठीक है। तो मैं यही देखती हूँ कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आ रहा है, तो हम वो सब चीज़ें आपको कराएंगे। तो इसलिए वीडियो में जुड़े रहिए। आपका 10-15 दिन में मैं पूरा ये 10 दिन में मैं मान के चल रही हूँ, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी। क्योंकि कुछ तो हो चुके हैं, 4-5 टॉपिक हो चुके हैं। 15 वीडियो में मैं या 10 वीडियो में आपको पूरा मैनेजमेंट करा दूंगी। जिसके पास नहीं है कंटेंट आराम से जुड़ा रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं निर्णय प्रक्रिया। जो निर्णय प्रक्रिया होती है आप जानते हो ये क्या है? प्रबंधन का हृदय है भैया। ग्रॉस एवं कैंडल ने क्या कहा है कि प्रबंधन का हृदय क्या है? तो वो निर्णय है। जब तक आप निर्णय नहीं लोगे, और निर्णय भी लोगे तो कैसा उचित निर्णय नहीं लोगे, तब तक आपका प्रबंधन सही से काम नहीं करेगा, मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो हृदय है भैया ये। तो हृदय को तो भाई पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बात आती है अर्थ की। हर जगह 10 किताबें पढ़ोगे, 10 तरीके से इसका अर्थ आपको देखने को मिलेगा। कहीं बस इतने में ही बात खत्म कर दी है कि निष्कर्ष पर पहुंचना और कुछ करना ही आपका क्या है? निर्णय का अर्थ है, ठीक है। कहीं पर निर्णय में क्या है? सदैव एक से अधिक विकल्प होना आवश्यक है। हाँ बिल्कुल सही है। अगर हमें निर्णय लेना है तो विकल्प ज़्यादा होंगे तभी तो निर्णय लोगे। अब एक ही विकल्प है तो उसमें क्या निर्णय लेना है? भाई आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, वहाँ की पता है रात की ही ट्रेन है, तो भाई रात की ट्रेन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस वहाँ जाती नहीं है, तो अब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। अब तो आपको उस ट्रेन से ही जाना है, ठीक है ना, चाहे आपको सुइटेबल हो रात में जाना या नहीं हो। तो अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन होते कि ट्रेन दिन में भी है, ट्रेन रात में भी है, बसेस भी चलती हैं, तो आप उनमें से अपने हिसाब से जो भी आपको सुइटेबल होता आप उस टाइम की टिकट कराते अपनी, ठीक है ना। तो जब एक ही निर्णय है तो निर्णय लेने का कोई फायदा नहीं। तो निर्णय में हमेशा एक से अधिक विकल्प होते हैं, ये ध्यान रखना। अब बात आती है क्या ये ही अर्थ है? बिल्कुल नहीं। कई बुक हैं, वृंदा मैम ने लिखा है, निर्णय का अर्थ क्या होता है। अर्थ अगर बात करें निर्णय का क्या होता है तो काट देना। मतलब काट देने का मतलब क्या है कि बहुत सारे विकल्प हैं, उन्हें काटते हुए एक बेस्ट विकल्प आप चुन लो, ठीक है, वही है आपका, ठीक है ना। उसके टक्कर का कोई दूसरा विकल्प ही ना हो, टक्कर का कोई और विकल्प नहीं होना चाहिए। इतना बेस्ट विकल्प आपका हो कि उसके टक्कर का कोई विकल्प ना हो, ठीक है, उसके टक्कर का कोई विकल्प ना हो, उसी को हम क्या कहेंगे? विकल्प ना हो, उसी को हम कहेंगे काट देना। मतलब सारे विकल्प काट के आपने एक बेस्ट विकल्प आपने चुन लिया, ओके।
एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि मैंने इसमें लिखी नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ निर्णय के विषय में, जिससे आप और अच्छे से समझ जाओगे। ड्रकर महोदय, ड्रकर ने क्या कहा है? ड्रकर ने कहा है, ये एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, इन्होंने कहा है निर्णयन क्या है आपका? निर्णयन क्या है? विभिन्न विकल्पों में से, विभिन्न, वही बात है जो चीज़ अभी तक हम समझा रहे हैं वही चीज़ है, बस इनकी डेफिनेशन है, ध्यान रखना किसकी? ड्रकर की। विभिन्न निर्णय जो है विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन, विभिन्न विकल्पों के मध्य क्या है? चयन, के मध्य क्या है? चयन है, ठीक है। चयन, कलर चेंज कर लूँ, इससे एक ही जैसा दिख रहा है। मध्य क्या है? चयन है, विकल्पों के मध्य चयन है, ठीक है ना। तो क्या है? निर्णयन क्या है? विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। ओके, तो ये कहा है ड्रकर महोदय ने, इनकी डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं निर्णय का माध्यम क्या होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही चल गया क्या है? निर्णय सदैव एक से अधिक विकल्पों का निर्णय में होना आवश्यक है। निर्णय का माध्यम क्या होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान हो सकता है, कौशल हो सकता है, उसका पूर्व अनुभव हो सकता है, उसके वैल्यूज़ हो सकते हैं, उसी पर बेस्ड वो अपने निर्णय लेगा। उसका लक्ष्य हो सकता है जहाँ तक वो जाना चाहता है, या उसके मन में कुछ ऐसा हो कि वो अपना कुछ स्तर जो है उससे ऊपर अपना लेवल बनाना चाह रहा है, ठीक है ना। तो इन सभी के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि उसके पास ज्ञान क्या है। भाई किसी के पास साधन है, बहुत सारे संसाधन हैं, पर उसको ज्ञान ही नहीं है, ठीक है ना। आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे समाज में कि पिता ने खूब सारा संपत्ति बनाई थी, माता पिता ने, ठीक है, खूब सारी संपत्ति बनाई, लेकिन बेटे ने या बेटी ने सारा बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभाव था। वो चाहते तो पूरे जीवन ऐश कर सकते थे उस प्रॉपर्टी पर ज्ञान का अभाव था, कौशल नहीं था उनके पास, या पूर्व अनुभव नहीं था। भाई अचानक पिताजी की डेथ हो गई, सब चीज़ें नई नई लोगों के हाथ गई, और उन्होंने क्या किया? अपने हिसाब से खर्च किया, खूब खाया पिया उड़ाया, और एक समय बाद कंडीशन आ गई भीख मांगने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? या फिर ऐसा हो सकता है सब कुछ था, लेकिन अपने वैल्यूज़ को उन्होंने कदर नहीं की कि हमारे पेरेंट्स ने कैसे उस संपत्ति को जोड़ा है, कैसे अपनी संपत्ति बनाई है, ठीक है। तो ये सारी, दूसरा उनका कोई लक्ष्य ही नहीं था। लक्ष्य होता कि हाँ हमें इसको और आगे लेकर जाना है, जो पिता ने बनाई है, पिता का नाम नीचे नहीं करेंगे, भले ही ऊपर, मतलब बेशक और ऊपर हो जाए, तो क्या वो उसके मूल्य होते, उसका लक्ष्य होता कि हमें और इस काम को अपने पिता का जो भी संपत्ति उसको और बढ़ाना है, तो वो उसका लक्ष्य हो जाता, ठीक है ना। और जब लक्ष्य हो बना के चलता तो स्तर तो और बढ़ता ही रहता दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बात आती है निर्णय को प्रबंध का हृदय कहा जाता है। बिल्कुल, किसने कहा है? ग्रॉस एवं केंडल ने। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस एवं केंडल ने ये बात बोली है कि निर्णय जो है प्रबंधन का हृदय होता है। ओके, आजकल ठंड हो रही है तो उंगली बहुत काँप रही है मेरी लिखने में, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वहाँ शोर कम आता है। तो गर्मियों में जहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ ना, गर्मियों में गर्मी भी खूब होती है और ठंडों में ठंड खूब होती है, सबसे ऊपर का जो हमारा रूम है उसमें, ठीक है ना। तो बात करते हैं अब ईस्थर क्रू ब्रेटन ने क्या कहा है। तो निर्णय को प्रबंध की सबसे छोटी इकाई कहा है तथा भौतिक विज्ञान के अणु से संबंधित बताया है। क्या कहा है ईस्थर क्रू ब्रेटन ने? भाई डेफिनेशन इन्हें याद कर लो। इनका कहना है जो आपका निर्णय है ना, ये प्रबंध की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई, बहुत इंपॉर्टेंट। तथा भौतिक विज्ञान के अणु। भाई भौतिक विज्ञान का अणु क्या होता है? आप जानते हो, हम मोनोसेक्राइड क्या है? ग्लूकोज है, लेकिन वो क्या है? सिंगल है। लेकिन उसी में जब और अणु उड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो डाई में कन्वर्ट हो जाता है। और ज़्यादा जटिल अणु हो जाते हैं तो क्या? पॉली में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी, वो क्या है? एक तरीके की साइंस है। तो ये क्या है? भौतिक विज्ञान में जो छोटे छोटे अणु होते हैं उन्हीं से जुड़कर क्या होते हैं? बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण होता है, ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्होंने कहा है। तो निर्णय में भी सेम चीज़ होती है कि हम छोटे छोटे निर्णय लेते हैं जिससे हम बड़ी बड़ी चीज़ों का विकास करते हैं घर में, ठीक है ना। तो ग्रॉस एवं केंडल का क्या कहना है? निर्णय परिवर्तन को जन्म देते हैं। एक तो इन्होंने क्या कहा? निर्णय जो है क्या है? गृह व्यवस्था का हृदय है, हार्ट है, ठीक है ना। और दूसरा क्या कहा है? परिवर्तन को जन्म देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप समय के साथ, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास नॉलेज है, सब कुछ, स्किल्स है, सब कुछ है, पर आप कोई निर्णय लेते ही नहीं हो जीवन में आगे बढ़ने का, तो आप कैसे परिवर्तन लाओगे? तो निर्णय हमेशा परिवर्तन को जन्म देते ही, ध्यान रखिएगा। प्रबंधन
प्रबंधक निर्णय क्रिया विधि का चुनाव न केवल स्वयं को करता है बल्कि वह अपने पूरे संगठन के लिए निर्णय लेता है। बिल्कुल, हम लोग कोई भी निर्णय लेते हैं, आज हमें टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्लियर करना है, भाई हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो क्या हम सिर्फ इतना सोचे बैठे कि इसमें हाँ बस हम ऐश करेंगे? नहीं, हमें ये लगता है कि हाँ हमारे हस्बैंड का थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, हमारे बच्चों की थोड़ी परवरिश और अच्छी हो जाएगी, जो कि अभी हम शायद नहीं उतने अच्छे से कर पा रहे हैं। चाहे ऐसे ही आप होगी, हो सकता है अभी आपकी लाइफ में सब कुछ हो, पर फिर भी आपको लगता है कि नहीं समय के साथ ये चीज़ होनी चाहिए थी जो अभी नहीं है। तो क्या है, क्या हम अपने लिए सिर्फ सोच के चल रहे हैं? नहीं, इतने स्वार्थी नहीं है, हम अपने संगठन जो हमारा परिवार है हम उसके स्टैंडर्ड को भी सोच के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? निर्णय की स्थायी प्रकृति, भाई निर्णय प्रक्रिया को ही प्रभावित करता है। कोई व्यक्ति है चेंज ही नहीं करना चाहता अपने आप को, अपना जो पहले का डिसीजन घिसे पिटे हैं वो उसी में रहना, कि हमारे घर में बेटियां नहीं पढ़ती हैं, तो वो एक पुरानी प्रकृति थी जो आज भी वो अपनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या उनका कभी कोई डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। निर्णय का पारस्परिक संबंध, ठीक है ना। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा लक्ष्य कैसा होता है, अल्पकालीन या दीर्घकालीन होता है। तो जब लक्ष्य अल्पकालीन और दीर्घकालीन है तो निर्णय भी तो हम उसी लक्ष्य को पूरे करने के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारे छोटे और बड़े जो निर्णय होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आज हमने फैसला किया है टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए, ठीक है, और हम जानते हैं आगे चलकर हमें नेट भी देना है, हम जानते हैं आगे चलकर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी करना है। तो क्या ये निर्णय तो बेशक हमने टीजीटी पीजीटी के लिए लिया है, लेकिन एलटी भी दोगे तो भी आपको ये सिलेबस कहीं ना कहीं काम आएगा। तो ये सारे निर्णय एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे आगे आने वाले चीज़ों पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे कि अगर इसके अलावा कोई भी आप व्यवसाय चुन रहे हो, आज आपने जो व्यवसाय चुना, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, कोई भी व्यवसाय चुना, अगर आपने सही डिसीजन से सही व्यवसाय नहीं चुना तो देखो व्यवसाय भी कैसा होता है भाई, अगर आप कर सकते हो तो आपको अंबानी बना सकता है। भाई अंबानी जो धीरू भाई अंबानी थे उन्होंने कितने छोटे काम से शुरू किया था, ठीक है ना। कभी एक समय में कहते कूड़ा ढोने का काम करते थे, एक हिसाब से समझो, ठीक है। तो कहाँ से शुरुआत की थी, लेकिन उनकी क्या था, उनके पास ज्ञान था, कौशल था, जिसका उपयोग करके वो आज मतलब इतना कर गए कि उनके बेटे, उनके पोते सब लोग उसी बिजनेस में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो संबंधित होना, ऐसा डिसीजन लेना, कोई भी व्यवसाय चुन रहे हो आप, कि वो आगे चलकर आपके कितना काम में आ सकता है। निर्णय की समय संबंधी विचारधारा, बिल्कुल, अगर 40-45 जो भी आपकी एज कैटेगरी है किसी भी एग्जाम को लेकर समझने के लिए, अगर आपने उस समय तक पेपर क्लियर नहीं करा तो क्या आपका निर्णय बेकार रहेगा। तो हम हमेशा क्या है, समय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना। कहते ना, सब चिड़िया तब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत, ओके। तो कोई फायदा नहीं है। तो निर्णय भी ऐसा लेना है जहाँ पर समय का आपको पूरा ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं पारिवारिक विशेषताएं। हर परिवार की अपनी विशेषताएं होती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आप जानते हो, आपने व्यक्तिगत तौर पर निर्णय ले लिया तो कहीं ना कहीं आपके परिवार का विघटन हो सकता है, क्योंकि जो भी लोग हैं उनसे राय मशवरा करके ही निर्णय लेना चाहिए। तो पारिवारिक विशेषताएं भी कहीं ना कहीं हमारे निर्णय को प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। पारिवारिक विशेषताएं, बहुत से लोगों की आदत होती है आप कितना भी अच्छा निर्णय ले लो, लेकिन वो आपके बीच में उंगली करने की आदत होती है, वो आपके निर्णय को हमेशा गलत ही ठहराएंगे, ओके। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो इनको सबको एकीकरण का सिद्धांत आता है इसमें, ठीक है ना। तो उसका प्रयोग करते हुए सबकी बातों को महत्व देते हुए निर्णय लेना होता है, और बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होता है। पारिवारिक संसाधन, ये देखना कि आपके पास कौन से पारिवारिक संसाधन है, उन्हीं की बेस पर, अगर पारिवारिक संसाधन है भी और आपके पास ज्ञान कौशल नहीं है उसको प्रयोग करने का, तो भी आपका निर्णय प्रभावित होगा, ठीक है ना। तो ये देखना कि आपके पास संसाधन क्या है, उसी में आपको निर्णय लेना है, ओके, उसी में आपको निर्णय लेना है। जैसे कि लोग IAS PCS की तैयारी करते हैं और जाते हैं दृष्टि कोचिंग, दिल्ली में कोचिंग है, मतलब और भी जगह होंगी, तो जाते हैं, ओके। लेकिन अगर हम गरीब हैं तो क्या हमारा जरूरी है दिल्ली ही जाके उसी दृष्टि से पढ़े? अरे सही है, अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर क्षमता है, तो बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। हो सकता है उनके पास स्पेशलिटी है, उनके पास स्पेशल जो है पढ़ाने वाले हैं, काउंसलर हैं, सब कुछ है, उनके पास पूरी फैसिलिटी है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी परिस्थितियां नहीं है, तो हम एक नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट, खान सर वाली कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, सस्ती भी है और अच्छी तैयारी कराती है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है, अपना संसाधन देखना है कि हमारे संसाधन हमारे पास क्या है, उसमें ही हमें अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो सके, हमारे लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। संस्कृति एवं महत्वाकांक्षा
आकांक्षाएं भी हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि आजकल देखते हो शादी ब्याह वाले मैटर हो जाते हैं कि हमारी संस्कृति कहती है कि नहीं, शादी अपने ही धर्म में करनी है, लेकिन फैमिली का क्या होता है कि मतलब जो बच्चे हैं नहीं समझते हैं उस चीज़ को, तो यहाँ पर भी टकराव पैदा होता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे आपको समेटना है, कैसे संभालना है, तो यही सब हमें निर्णय में सीखना होता है। उपलब्ध वस्तुओं के बारे में जानकारी जो भी वही बात आ जाएगी बिल्कुल संसाधन वाली, कि आपके पास जो वस्तुएं हैं ना उनकी जानकारी हो। अगर जानकारी ही नहीं है आपके पास कि क्या क्या है तो आप कुछ निर्णय नहीं ले पाओगे। बात करते हैं हम लोग निर्णय के प्रकार की। निर्णय एक होता है व्यक्तिगत निर्णय, दूसरा होता है सामूहिक निर्णय, और भी देख लो फिर हम इसकी बात करते हैं। तीसरा होता है आपका नैतिक निर्णय, जिसके और भी अन्य नाम है, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। फिर आपका होता है आपातकालीन या फिर जिसे हम आकस्मिक निर्णय भी कहते हैं, ये। और होता है एक कार्यक्रमात्मक निर्णय, और एक होता है अकार्यक्रमात्मक निर्णय। सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं, एक होता है आपका डॉल्फिन निर्णय। डॉल्फिन निर्णय क्या होता है? डॉल्फिन निर्णय ये पूछा भी गया है कई बार, और एक आदतन वाला पूछा गया जिसे हम नैतिक निर्णय भी कहते हैं। तो जो डॉल्फिन निर्णय होता है ना, इसमें क्या होता है, प्रबंधक हमारे सामने उपस्थित नहीं होता। प्रबंधक क्या है? प्रबंधक सामने उपस्थित नहीं होता, जैसे कि उपस्थित नहीं होता। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारी आप कि सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, तो क्या मान लो कोई मोदी जी ने भले कोई भी योजना चलवाई, ओके ऐसे समझ लो, तो आपने क्या हर जगह मोदी जी जाते हैं, या फिर योगी जी की कोई योजना यूपी के लिए आई, ठीक है, महिला सशक्तिकरण को लेकर योजनाएं चलती हैं बहुत सारी, तो क्या हर जगह योगी जी पीछे पीछे जाते हैं? नहीं, मतलब अभी चलवाई तो इन लोगों ने है, नेताओं ने है मिलकर, लेकिन वो हमेशा इर्द गिर्द नहीं होते। बहुत सी एनजीओ हैं जिसके अंतर्गत आप जानते हो WHO, यूनिसेफ, केयर, ये सब काम करते हैं, तो क्या हमेशा उनके संस्थापक क्या पीछे पीछे घूमते हैं? नहीं। तो ये क्या है? डॉल्फिन निर्णय। निर्णय तो कोई और ले रहा है, यूएनओ समझ लो, यूएनओ निर्णय ले रहा है, लेकिन यूएनओ हर जगह नहीं जा रहा है, उसकी संस्थाएं जाके काम कर रही, ठीक है ना। तो इस तरीके के निर्णय क्या है? डॉल्फिन निर्णय के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय, अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम ये छोटे छोटे निर्णय निपटा लें क्योंकि इनको थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में। नैतिक निर्णय क्या होता है? इसको नाम याद रखो सबसे पहले। एक तो इसे हम कहते हैं आधारभूत निर्णय, भाई एक आधार है, ये रोज हम करते हैं वो चीजें हैं। नेमी निर्णय भी कहते हैं हम इसको, नेमी निर्णय। और क्या कहते हैं हम इसको? आदतन कहते हैं, आदतन निर्णय। क्यों कहते हैं भाई? आदत है, चाय बनाना सुबह आदत हो गई, अभी ठंडों में तो इतनी ज़बरदस्त आदत पड़ी हुई है जितनी इस बार तो क्या ही बताऊँ, मेरी मतलब चाय गले की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी बहुत, या जो भी आप कह सकते हो। इस बार मैंने इतनी चाय पी रही हूँ मैं, शायद पूरे जीवन में मैंने मुझे चाय से सख्त नफरत होती थी। एक समय था हम चाय पीते ही नहीं थे, शादी के बाद थोड़ी थोड़ी आदत पड़ गई, कुछ प्रॉब्लम्स आए तो उसके वजह से चाय पीने की आदत हो गई, ठीक है। फिर वो ये था कि 1 कप हम ले लेते थे, 1 कप ले ली, दही भी नहीं किसी ने पी तो वो भी हम नहीं लेते थे, अपने लिए स्पेशली नहीं बनाते थे। पर इस समय जो कंडीशन है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के लिए ठंड भी लगती है और एनर्जी के लिए इस बार हमने खूब चाय पी है। मतलब इतनी, मानते हो आप, पूरे दिन में 3 कप तो हो जा रही है नॉर्मल चाय, ठीक है ना, जो कि हमने पूरे जीवन में नहीं पी होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये अब आदत पड़ गई। सुबह उठकर पहले ही लगता है कि लाओ चाय बना लेते हैं। पहले क्या होता था, सब लोग उठ जाते थे तब चाय बनती थी। अब क्या होता, कोई नहीं भी उठता है तो उसमें सोचती चलो नींद खोलने के लिए 1 कप चाय, 4 बजे किसको, सब लोग सो रहे होते तो आँख खुलती नहीं है। जब खुलती है तो ये लगता है, और फिर रात में वैसे ही 12 साढ़े 12 बजे से पहले हम सोते नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये लगता है कि लाओ 1 कप चाय ही पी ले। तो ये क्या है, एक नैतिक निर्णय, आदतन निर्णय, ओके। तो ये हम लोग रोज लेते हैं, ओके। समझ रहे हो आप, जो भी चीज़ें हम रोज कर रहे हैं, जो हमारी आदत है, हम खाना बना रहे हैं, ये नैतिक निर्णय, हम नहाने जा रहे हैं, नैतिक निर्णय रोज करते हैं, ठीक है ना, जिसे हम आदत पड़ जाती है। आधारभूत, नेमी, आधारभूत मतलब रोज करते ही है तो आधारभूत निर्णय हो गया, तो इसको हम कहते हैं। आपातकालीन या आकस्मिक निर्णय वही है कि आपका मान लो कहीं घूमने का प्लान था, कोई समस्या आ गई घर में, तो आपका वो प्लान, क्या मान लो गाड़ी से घूमने जा रहे थे, गाड़ी ही खराब हो गई, तो क्या है, अब आपने क्या निर्णय लिया, आपको नहीं जाना है, कोई ट्रेजेडी हो गई, आपको नहीं जाना है, तो ये आपातकालीन या आकस्मिक निर्णय होते हैं, ठीक है ना। कार्यक्रमात्मक निर्णय हम किसे कहते हैं? ऐसे निर्णय ये होते हैं जिनके लिए करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक निश्चित एवं सुव्यवस्थित प्रणाली का प्रयोग करना होता है। निश्चित एवं सुव्यवस्थित मतलब कार्य करना है आपको, ठीक है, एक क्रम में करना। कार्यक्रमात्मक मतलब कार्य को एक क्रम में करना है, तो आपको क्या करना है, एक निश्चित स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनानी होगी। जैसे कि हम लोगों को TGT PGT क्लियर करना है, तो यहाँ पर कैसा है आपका कार्यक्रमात्मक निर्णय, ओके है ना। तो जिन्हें लेने के लिए हमें क्या करना होता है, बिल्कुल निश्चित एवं सुव्यवस्थित,
और समय भी हमारे पास अप्रैल तक का, अप्रैल में पेपर है, ओके, मतलब मार्च लास्ट तक का समय है। तो ये क्या है, एक समय है इसके लिए, तो निश्चित है ना, बिल्कुल। तो हमें इतने ही दिनों में तैयारी कंप्लीट करनी है। तो निश्चित एवं सुव्यवस्थित प्रणाली निर्धारित करता है ये वाला निर्णय, ठीक है, प्रणाली निर्धारित करता है, ओके। तो आप ऐसे करके इसको समझ सकते हो। अब अकार्य क्रमात्मक जो होगा आप इसके उल्टा कर दीजिए, अकार्य क्रमात्मक जो निर्णय है इसके उल्टा कर दीजिए, जिसका कोई पहले से निर्णय नहीं था, पहले से कोई निर्णय नहीं था। अब जैसे समझने के लिए क्या होता है, ये बिल्कुल अनूठे, लेकिन इनका कुछ एक चीज होता है, ये अनूठे निर्णय कहलाते हैं। अनूठे भी ध्यान से सुनना आप, अनूठे, अद्भुत, अगर पूछा जाए निर्णय किसे कहते हैं, अनूठे निर्णय किसे कहते हैं, अद्भुत निर्णय किसे कहते हैं, बेजोड़ किसे कहते हैं, अनोखे किसे कहते हैं, बेजोड़, अनोखे, ये अड़ा है, ठीक है, अनोखे, ये निर्णय कौन से होते हैं, ओके, अनोखे। तो ये निर्णय कौन से होते हैं, तो ये आपके कौन से आ जाते हैं, आकार क्रमात्मक। इनमें क्या होता है, जैसे समझ लो आपकी क्या है, लॉटरी लग गई, अब 10 लाख की लॉटरी लग गई और आपको कोई उम्मीद ही नहीं थी इस लॉटरी की। अब बात आई कि अब इस पैसे का क्या करें, तो आप, ये क्या है, ये आकार क्रमात्मक, कोई पता ही नहीं था कि लॉटरी क्या, आपको तो 1000 रुपये की एक्स्ट्रा उम्मीद नहीं थी और वहाँ पर आपको 10 लाख मिल गए समझने के लिए। तो क्या है, ये आप समझ जाओ, ये वही है आकार क्रमात्मक। अब आपको इसको सोचना है कि इस पैसे का हम कहाँ कैसे यूज़ करें, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आकार क्रमात्मक में आ जाती हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने व्यक्तिगत निर्णय की। व्यक्तिगत निर्णय, इसे हमने बाद में क्यों पढ़ा, क्योंकि थोड़े बड़े हैं, ठीक है। बात करते हैं व्यक्तिगत निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय में ध्यान रखिएगा, ये सरल प्रक्रिया होती है, और जो चीज़ मैं इधर लिखती जाऊँ उसके लगभग उल्टा हो जाएगा आपके सामूहिक निर्णय में। ये सरल होता है तो ये सरल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें समूह का ध्यान रखना होता है, हमें सबकी विचार लेने होते हैं, ठीक है ना। और सबके विचार लोगे तो आप जानते हो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। यहाँ पर व्यक्तिगत है, मतलब एक व्यक्ति का विचार होता है, एक व्यक्ति का विचार होता है, ओके। व्यक्तिगत निर्णय में क्या होता है, एक व्यक्ति का विचार होता है। इसमें समय कम लगेगा, कम समय लगेगा, कम समय लगता है, ओके, कम समय लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति का होता है, जब मन है तो ले लेगा। और उसमें क्या होता है, इसमें जब एक व्यक्ति का होता है तो व्यक्तिगत हित भी आ जाता है, कि हो सकता है एक व्यक्ति ने, वो मुखिया था, अपने हित के लिए ले लिया निर्णय समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें व्यक्तिगत हित होता है, ओके भाई, अकेले लिया तो व्यक्तिगत हित होगा इसमें। और इसका क्रियान्वयन भाई तेज होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई अकेले था, सब कुछ जल्दी जल्दी कर लिया आपने अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो क्रियान्वयन भी इसका सरल होगा, ओके। तो आपसे पूछा जाए सरल प्रक्रिया कौन से निर्णय क्या है, किसे लेना सरल है, तो आप कहोगे व्यक्तिगत निर्णय को लेना सरल है। एक व्यक्ति किसमें होता है, व्यक्तिगत निर्णय में होता है। कम समय किसमें लगता है, व्यक्तिगत निर्णय में लगता है, ओके। और व्यक्तिगत हित के लिए कौन सा निर्णय होता है, तो वो व्यक्तिगत निर्णय होगा। क्रियान्वयन किसका ज़्यादा अच्छे से सरल तरीके से कर सकते हो, तो वो व्यक्तिगत निर्णय का कर सकते हो। इसके उल्टे आ जाओ सामूहिक निर्णय पर। इसमें क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति होंगे, एक से अधिक व्यक्तियों के विचार होते हैं, तो इसकी कैसी जटिल प्रक्रिया है, प्रक्रिया कैसी है, जटिल है। ये आपसे पूछा जाए कौन सा निर्णय करना जटिल है, तो वो यही वाला निर्णय करना जटिल है, ओके। इसमें क्या होता है, समूह का ध्यान रखना होता है, किसका ध्यान रखना होता है, समूह का, समूह को के उद्देश्यों को ध्यान में रखना होता है, समूह के व्यक्तियों एवं सुझाव का यहाँ पर ध्यान रखना होता है, ठीक है। समूह में जितने लोग हैं सबकी बातों को ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर समय अधिक लगेगा, ठीक है, निर्णय में यहाँ पर समय अधिक लगेगा, ओके, अधिक लगेगा। तो मतलब उसके सारे, और लेकिन हित किसका होगा, सामूहिक हित होगा, हित भी सामूहिक होगा, ठीक है। हित किसका होगा, सामूहिक होगा। यहाँ पर क्या था, व्यक्तिगत हित था, यहाँ पर सबका हित होगा। तो ऐसे आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर निर्णय हमने सारे पढ़ लिए। जॉन डीबी के द्वारा निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण बताए गए थे, इन्होंने 3 चरण बताए हैं। एक तो समस्या क्या है, सबसे पहले आप ये देखो, दूसरा विकल्प क्या है आपके पास, ये देखो, और उपयुक्त विकल्प कौन सा है, ये देखो, ठीक है। तो हमने प्रकार पढ़ लिया। अब जॉन डीबी ने क्या कहा है कि निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, कि आपके पास क्या समस्या है, पहले वो समस्या देखो, फिर आपके पास कितने विकल्प है, उनमें से उचित विकल्प को यहाँ पर चुन लो। तो यही तो हमारा प्रबंधन सिखाता है कि सही निर्णय लेना, ओके। उसके बाद आती है निर्णय प्रक्रिया में मतभेद एवं विरोधपूर्ण स्थिति को दूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो प्रश्न आपका यही बन जाएगा कि निर्णय प्रक्रिया में जो मतभेद एवं विरोधपूर्ण स्थिति होती है, इसको दूर करने के विषय में किसने सुझाव दिया है, तो आप कहोगे फॉलेट ने दिया है। तो ये फॉलेट महोदय ने दिया हुआ है, ठीक है ना। किसने दिया, फॉलेट महोदय ने दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, फॉलेट महोदय ने क्या कहा है, सामूहिक निर्णय में अधिक विरोध उत्पन्न होते हैं,
ठीक है। ये अभी जो व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय की बात कर रहे हैं ना, तो सामूहिक निर्णय जब अगर आप नहीं लोगों की सुनते हो तो विरोध उत्पन्न हो जाता है, और सुनते भी हो तो भी सब अपने अपने कहते तब भी विरोध उत्पन्न हो जाता है। तो इसको कैसे दूर कर सकते हो, ये इन्होंने बताया कि काम भी हो जाए और विरोध भी ना पैदा हो। तो ये किसने कहा है, फॉलेट ने बताया है। ये इसकी स्वाभाविक कमी है, किसकी, सामूहिक निर्णय की। सामूहिक निर्णय की स्वाभाविक कमी क्या है, इसमें क्या होता है, अधिक विरोध उत्पन्न होते हैं, सब अपनी अपनी बात बोलते हैं। ओके, क्योंकि जब एक कार्य के लिए अनेक मस्तिष्क कार्य करते हैं, है ना। जैसे कि अभी हमारे घर में चर्चा होती है कार की। ओके, क्योंकि हमने कुछ समय पहले एक प्लॉट लिया था, तो हमें वो कार बेचनी पड़ी क्योंकि थोड़ा हमारा बजट गड़बड़ हो रहा था। ओके, समझने के लिए। तो अब जब गाड़ी लेने की बात होती है, लग रहा होगा हस्बैंड को शायद उनका बजट होगा, या ऐसे ही कभी कभी वो पापा से मोड़ मारते हैं। तो जो भी रीज़न हो, अब वो तो उन्हें पता होगा, भाई हमें तो पता नहीं है पिता बेटे में क्या डिस्कशन चलता है। तो वो कहते हैं किया ले लो, एक कहता है स्कॉर्पियो ले लो, आपस में फिर माइंड चेंज हो जाएगा होगा, तो वो कहेंगे थार ले लो। ठीक है, तभी पापा कहेंगे छोटे भाई को फ़ोन कर लो, उनसे पूछ लो, ठीक है, कि कौन सी ज़्यादा सही रहेगी। तो ऐसे करके चीज़ें चलती रहती हैं। तो क्या है यहाँ पर, अब वो क्या है, घूम फिर के मस्तिष्क, सबके मस्तिष्क काम कर रहे हैं कि कौन सी ले लें, कौन सी ले लें, लेकिन ले कोई नहीं रहा, बस बातें हो रही। तो यहाँ पर क्या है, वो तो चलो ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन हंसी मजाक नहीं हो तो यहीं पर क्या है, कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न हो जाए, समस्या पैदा हो जाए। तो परिवार का वातावरण आसान हो जाता है। ओके, अनेक मस्तिष्क कार्य करते हैं, मतभेद उत्पन्न होता है, परिवार का वातावरण आसान नहीं अशांत हो जाता है। ठीक है, वही मैं कहूँगी क्या लिखा है, अशांत हो जाता है। ठीक है, अशांत हो जाता है, लेकिन व्यक्ति को विरोध का सामना करना चाहिए। ऐसा नहीं है बात वहीं छोड़ दोगे तो फिर तो समस्या पैदा होती रहेगी। जो भी ये विरोध उत्पन्न हो रहे हैं, इनका सामना करना चाहिए। वातावरण जो अशांत हो रहा है, इनका सामना करना चाहिए और उचित निर्णय निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय पर उचित निर्णय नहीं निकालते हो तो बाद में बहुत ज़्यादा समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। और आप लोग अगर फैमिलीज में रहे होगे तो आपने बहुत चीज़ें ऐसी फेस भी की होंगी। तो मतभेद एवं विरोधपूर्ण स्थिति को दूर करने के क्या क्या उपाय बताए गए हैं, इन्हें बहुत ध्यान से सुनना, पूछे जाते हैं। मतभेद एवं विरोधपूर्ण स्थिति को दूर करने के वैसे 6 स्तर हैं लगभग, ठीक है 6 हैं, लेकिन मुख्यतः 4 स्तर पूछे जाते हैं। तो हमने चारों को लिया है, एक है दबाव, एक है समर्पण, तीसरा समझौता और चौथा है एकीकरण। अगर आप मतलब मैं आपको बता सारे देती हूँ, ठीक है। एक है भिन्नताओं को स्वीकार करना, ठीक है, भिन्नताओं को स्वीकार करना मतलब कह सकते हो आप 5वां, भिन्नताओं को स्वीकार करना, ठीक है। और आपका छठा कौन सा हो जाएगा, छठा आपका हो जाएगा यहाँ पर एक समूह द्वारा ऐच्छिक समर्पण, मतलब यहाँ पर तो समर्पण है और दूसरा क्या है, एक समूह द्वारा ऐच्छिक समर्पण, ठीक है ना, ऐच्छिक समर्पण लिख लीजिए। तो ये 6 है मुख्यतः, लेकिन दबाव, समर्पण, समझौता और एकीकरण ये 4 आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी बात थोड़ा कर लेते हैं। अच्छा हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब सबसे पहले आप ये तो समझ ही गए होंगे दबाव का मतलब क्या है। आप जानते हो हमारे ऊपर कोई ना कोई जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो दबाव होता है, ठीक है, कोई ना कोई दबाव होता है। जब हम कोई स्तर प्राप्त करते हैं, भाई स्तर को प्राप्त करने के लिए भी हमारे ऊपर दबाव होता है, तभी हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, तो ये दबाव होता है, ठीक है। लेकिन समर्पण में क्या होगा कि हम लोग जैसे आपने क्या करा, मतभेद हो रहा है, मान लो आपके घर फैमिली है, आपको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है ना, ओके। जैसे इस समय आपके ऊपर क्या हो सकता है शादी का दबाव चल रहा हो कि भाई शादी कर लो, लेकिन आपका क्या होगा कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे पेपर देना है इस बार, अभी हमें शादी नहीं करनी है। तो ये क्या है, आपके ऊपर यहाँ पर दबाव चल रहा है। तो या तो अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप फैमिली वालों को इग्नोर करके शादी कर लो, अपनी तैयारी में लग जाओ, या फिर उनके दबाव को मान के शादी कर लो, ठीक है ना। तो एक तो होता है विरोध कहाँ पैदा होता है, और इस वजह से जब आप शादी कर लोगे तो पूरे जीवन कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को कोसोगे, ठीक है ना, ये भी चीज़ होगी। या फिर वही बात है कि आप समर्पण कर दो कि चलो छोड़ो, जब पेरेंट इतने दिन हो गए नौकरी लग नहीं रही, देखेंगे लगेगी नहीं लगेगी, तो यहाँ पर आपने समर्पण कर दिया। या फिर आपके पेरेंट्स ने ही चलो सोचा, मतलब दोनों ओर से हो सकता है, वो ही सोचे कि चलो ठीक है इतना समय दिया है, थोड़ा समय और दे देते, उन्होंने समर्पण कर दिया, होगा छोड़ो, ठीक है कर लो तैयारी, इस बार और मौका देते हैं तुम्हें, ओके। या फिर वही वाली चीज़ें आ गई कि आपने समझौता कर लिया, ठीक है ना, समझौता कर लिया। या फिर क्या हो गया, कोई बीच का डिसीजन निकाल लिया, भाई कोई रिश्ता था बहुत बढ़िया था, तो आपने क्या करा कि शादी तो नहीं करी, लेकिन तय कर ली, फिक्स कर ली कि भाई आपकी भी बात मान ले रहे हैं, भाई फिक्स कर ले रहे हैं, लेकिन लड़की का ये पेपर हो जाए तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो आपने आपकी भी बात मान ली, आपके पेरेंट्स ने अपनी भी हो गई, भाई हमने फिक्स कर दिया है रिश्ता, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। समझौता का मतलब आप समझ सकते हो कि ना सारी परिस्थितियों में फिर क्या होता है, हमने सबकी मतलब पेरेंट्स का दबाव था तो हमने समझौता कर लिया, अपने सपने त्याग दिए, ठीक है, और हमने शादी कर ली, ओके।
समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर 6 आंतरिक स्वीकृत स्तरों में 3 सबसे उच्च माने गए हैं। हमने अभी 6 बताया आपको, तो 3 उच्च कौन सा है। अब सबसे ज़्यादा प्रश्न यही बनता है कि सबसे उच्च कौन सा है। तो एकीकरण सबसे उच्च है, विचार परिवर्तन सबसे उच्च है, और भिन्नताओं को स्वीकारना ये सबसे उच्च है। भाई एकीकरण में क्या, अभी हमने बताया ना कि फिक्स कर ली, आपकी भी मान ली कि भाई आप आराम से पढ़ाई करो, तैयारी करो, पेपर दो, अभी तुम्हारी शादी नहीं कर रहे, लेकिन उधर क्या है, तय भी कर ली है। तो एकीकरण हो गया कि सबका मन रख लिया है। ओके, क्योंकि लड़के वाले भी कह रहे होंगे कि आप जवाब दो, नहीं तो हम कहीं और, हमारे पास बहुत रिश्ते आ रहे हैं, ऐसी बातें होती है ना। तो उन्होंने क्या एकीकरण कर लिया, सबकी बात रख ली। और दूसरा आपने क्या किया, या तो विचार परिवर्तन कर लिए। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने ही विचार परिवर्तन कर लिया कि चलो ठीक है, कौन सी लड़की मेरी भाग रही है, वो तो और अच्छी काम कर रही है, तैयारी कर रही है, हो सकता है कल को वो सफल हो जाए। तो ये क्या है, विचार को उन्होंने परिवर्तित कर लिया। ठीक है ना। और भिन्नताओं को स्वीकारना, मतलब बहुत सारी समस्याएं आपके घर में होती हैं, उन सबको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, घर में 10 लोग होते हैं तो 10 की सबके अपने अपने विचार होते हैं, तो सबको स्वीकार, कहते हैं ना अगर 10 अच्छी हैं तो एक बच्चा कैसे भी धोखे से भी पागल पैदा हो जाए तो क्या उसे हम छोड़ देते हैं, नहीं भाई, उसे भी पालते, वो भी हमारा बच्चा है। तो वो सारी क्या है, भिन्नताओं को स्वीकार करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये 3 उच्च स्तर माने गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्णय प्रक्रिया में सबसे उच्च स्तर कौन से हैं, तो 3 हैं, एकीकरण, विचार परिवर्तन, भिन्नताओं को स्वीकारना। अब आपसे पूछा जाए मध्यम स्तर, मतलब बीच के हैं, इनसे ना कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब बीच के हैं, इफेक्ट पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता। तो ऐच्छिक समर्पण और समझौता करना, ऐच्छिक समर्पण और समझौता करना। ठीक है ना, ऐच्छिक समर्पण कर लिया आपने या फिर समझौता कर लिया। ओके, भाई ऐच्छिक समर्पण हो गया कि चलो छोड़ो शादी कर लेते हैं। ओके, वही बात समझौता हो गई। ठीक है ना, समझौता कर लिया आपने। और सबसे निम्न स्तर क्या होता है, दबाव। सबसे निम्न स्तर क्या है, दबाव, कि आपने के पेरेंट्स ने आपसे ज़बरदस्ती करके आपकी शादी कर दी, आपका मन नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स माने ही नहीं आपकी बात, ना आपने समर्पण किया, ना आपने समझौता किया, आप तो अपनी बात पे ही अड़िग थी कि हमें भाई तैयारी करनी, हमें नौकरी लेनी है। ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स का इतना दबाव बना, उनने आपकी सुनी नहीं और आपकी क्या किया, शादी कर दी। ठीक है, तो ये सबसे निम्न स्तर होता है कि हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं झोंक सकते उसे कहीं भी। ओके, तो ये होते हैं आपके कौन स्तर होते हैं आपके मतभेद को दूर करने के। किसने दिए, फॉलेट ने दिए हैं। ओके, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तकनीक की, निर्णय की यंत्र एवं तकनीक की बात करते हैं। यहाँ पर ये क्या होते हैं, इनको जानते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका अनुमान विधि। जब भी हम जब भी निर्णय लेते हैं तो कोई ना कोई तकनीक का या कोई ना कोई यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। अनुमान विधि क्या होती है, अनुभव आधारित होती है। तो हम जो भी निर्णय लेते हैं अपने अनुभव पर लेते हैं, अनुभव आधारित होते हैं। ये नैतिक स्वभाव वाला होता है। ठीक है, नैतिक स्वभाव वाला होता है। ओके, हमारा अनुभव क्या, हम मतलब गलत अनुभव को हम लोग त्याग देते हैं, भाई अच्छाई होती है, ये थोड़ी ना हम गलत अनुभव को कहीं भी ट्राई करेंगे। ठीक है ना, तो ये जहाँ तक नैतिक होते हैं, नैतिक स्वभाव वाला होता है। दूसरा, ये शीघ्र होते हैं, आप तुरंत ले सकते हो। ओके, सरल भी होते हैं या मितव्ययी होते हैं। ओके, क्योंकि अनुभव आप ले चुके हो तो आपको ये पता है, तो आप इसी तरीके का निर्णय लोगे। ओके, मितव्ययी होते हैं। और 100% ये विश्वसनीय भी होते हैं। ओके, विश्वसनीय होते हैं। तो आपसे पूछा जाए विश्वसनीय, सरल और मितव्ययी, नैतिक स्वभाव वाला, अनुभव आधारित तकनीक कौन सी है निर्णय की, तो आप कहोगे अनुमान विधि। ठीक है, अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं, सहभागी तकनीक क्या होता है। तो सहभागी तकनीक आप जानते हो, ये सहभागिता या लोकतांत्रिक विचारों पर आधारित होती है। किस पर, लोकतांत्रिक और सहभागिता। सहभागिता तो यही लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक विचारों पर ये आधारित होती है, लोकतांत्रिक विचारों पर आधारित होती है। ठीक है, मतलब सबका साथ सबका विकास वाला ही। ठीक है ना, तो यहाँ पर निर्णय आप ले रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि लोकतंत्र का ध्यान में रखें, ये नहीं कि हम ही सर्वोपरि हैं और व्यक्तिगत निर्णय ले लिया और आपने बात खत्म की। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये लोकतांत्रिक विचारों और सहभागिता पर आधारित होती है, सबका साथ सबका विकास। ओके, पद्धति प्रतिरूप विधि क्या होती है। अगर हम पद्धति प्रतिरूप की विधि की बात करें तो हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या, मॉडल बनाना, उसमें सोचते हैं बहुत अच्छे से सब चीज़ें, फिर उनका पूरी जांच पड़ताल करना। ठीक है, मॉडल बनाना, जांचना, मतलब पूरी प्लानिंग करना, उसे सही है या नहीं है। तो ये पद्धति प्रतिरूप विधि कहलाता है, जिसमें बहुत सोच समझ कर आप चीज़ें करते हो। ओके, अब बात करते हैं प्रबंध सिद्धांत की विधि जो होती हैं। तो इनका कोई विशेष यहाँ पर इसमें महत्व नहीं होता। ठीक है, ये वातावरण के हिसाब से होती हैं। जो प्रबंध सिद्धांत की जो विधियाँ होती हैं, इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है, लेकिन क्या है, ये वातावरण के निर्धारण में ये महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, वातावरण के निर्धारण में। ठीक है, व्यवहारात्मक विधि की अगर बात कर लेते हैं, बस आपको ये पता होने चाहिए सारी ये क्या है, तकनीक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे सही, एक गलत दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि निर्णय की यहाँ पर कौन सी तकनीक या यंत्र नहीं है। तो इसलिए आपको पहले तो यही याद होने चाहिए कि कितने हैं, क्या क्या है इसके, हम बता देते हैं आपको। सबसे
पहला है आपका, अभी हमने बताया था अनुमान विधि, दूसरा सहभागी तकनीक है, तीसरा पद्धति प्रतिरूप है, चौथा आपका प्रबंध के सिद्धांत की विधियां हैं, ठीक है ना। फिर आपका एक व्यवहारात्मक विधि है, छठा आपका व्यवहारात्मक विधि ये लिखा है, छठा आपका आर्थिक एवं वित्तीय विधि है, उसके बाद एक है प्रमापित विधि, ठीक है, प्रमापित विधि है, और उसके बाद एक है अंतर्बोध विधि, एक है सांख्यिकीय विधि और एक है सृजनात्मक विधि। तो ये कम से कम 8-9 है, ठीक है, 8 या 10 है, 10 हैं आपकी, एक है 10 हैं, ये अभी आपको हम आगे बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ व्यवहारात्मक विधि की हमने बात की, व्यवहारात्मक विधि की बात की। ये जो व्यवहारात्मक विधि होती है ये सामूहिक निर्णय पर बेस्ड होती है, ठीक है। सामूहिक निर्णय आप जो ले रहे हो वो किस पर, व्यवहारिक है ना, सबकी सोच के ले रहे हो, तो ये क्या है, सामूहिक निर्णय पर आधारित होती है। आर्थिक एवं वित्तीय से आप समझ जाते हो, इसमें सारे हम आर्थिक एवं वित्तीय जो गतिविधियां होती हैं उनके निर्णय लेते हैं, ओके, उनको ध्यान में लेकर निर्णय लेते हैं। प्रमापित विधि में क्या होता है, ये औपचारिक होती है, ठीक है, ये औपचारिक विधि होती है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए औपचारिक विधि कौन सी है तो आप कहोगे प्रमापित विधि। ये औपचारिक होते हैं और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, पुनरावृत्ति पर बेस्ड होते हैं। प्रमापित विधि किस पर, पुनरावृत्ति पर बेस्ड विधि होती है। कभी कभी संशोधन इसमें जरूरी होती है, ठीक है, बेशक पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है लेकिन कभी कभी संशोधन भी हो जाता है, ओके, संशोधन भी हो जाता है, तो कभी कभी संशोधन भी हो जाता है। आगे हम बात करते हैं सृजनात्मक तकनीक। हाँ, एक था सृजनात्मक जो मैं भूल गई, एक है सृजनात्मक तकनीक। ये क्या होता है, इसमें सृजनात्मकता मतलब क्या, क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी जहाँ भी आएगा कहीं ना कहीं इसमें तर्क, चिंतन, आपका विचार वगैरह आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो भी हम क्रिएटिविटी लगाते हैं कुछ ना कुछ सोच समझ कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर विचार मंथन करके जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, ठीक है ना, कोई विचार मंथन द्वारा कोई विचार उत्पन्न होता है, जब विचार मंथन द्वारा विचार उत्पन्न होना, ठीक है, विचार उत्पन्न होना और तब हम निर्णय लेते हैं, विचार उत्पन्न होना तब हम निर्णय लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं सृजनात्मक निर्णय। अब आपका हो गया भाई सांख्यिकीय विधि, जिसमें हम परिकल्पनाएं पढ़ते हैं, संभाव्यता पढ़ते हैं, निर्देशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, सैंपलिंग वगैरह पढ़ते हैं ना, हाइपोथेसिस, तो ये आपके सांख्यिकीय में आ जाते हैं। आप जानते हो रिसर्च में हम इस तरीके के निर्णय लेते हैं, ओके, क्लियर हुआ। आगे एक और है, हाँ, अंतर्बोध विधि। तो अंतर्बोध विधि में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्रतिरूप निर्माण, ओके भाई, मॉडल की तरह थोड़ा होता है, ठीक है, एवं व्यवहारिक होता है, प्रतिरूप निर्माण एवं व्यवहारिक विधि का सम्मिलित रूप है ये, विधि का क्या है, सम्मिलित रूप है ये। प्रतिरूप एवं वही मॉडलिंग वाली हमने जो बताई थी पद्धति प्रतिरूप विधि बताई थी आपको, तो पद्धति हटा दो, प्रतिरूप आ गया इसमें, ठीक है ना। तो जैसे हमने पद्धति प्रतिरूप विधि में क्या बताया था, मॉडल बनाना, प्लानिंग करना, सही है या गलत है ये सब जांच करना, तो ये उसी की तरह है अंतर्बोध विधि, पर इसमें क्या होता है, प्रतिरूप एवं व्यवहारिक विधि का क्या होता है, यहाँ पर सम्मिलित रूप ये होता है, ठीक है, सम्मिलित रूप होता है। भाई एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक तो कर दिया करेंगे कम से कम, ठीक है। सम्मिलित रूप होता है और साथ ही साथ ये क्या होता है, भावनाओं पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, किस पर, भावनाओं पर आपके ये प्रभाव डालते हैं, ओके, तो ये हो गई आपकी क्या, विधियाँ। तो आज हमारी क्लास यहाँ पर होती है कंप्लीट। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।